नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। आप देख रहे हैं मनी 9 और हम आपके लिए लेकर आते हैं मनी सेंट्रल, जिसमें आपकी जेब से लेकर देश की अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली खबरों पर हम करते हैं बातचीत। और इन खबरों का विश्लेषण करने के लिए मेरे साथ जुड़े होते हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार पवन कुमार जी। पवन सर नमस्ते, स्वागत है आपका। तो आज पवन सर जूम लिंक के जरिए हमारे शो में जुड़ रहे हैं, नहीं तो अक्सर मेरे साथ बैठे नजर आते हैं, लेकिन चलिए आज हम तकनीक के माध्यम से जुड़े हुए हैं, पर विश्लेषण में कोई कमी नहीं होगी। तो पवन जी से जिन टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं उन खबरों का हम आपको एक जायजा दे देते हैं कि आज हम किन टॉपिक्स को टच करने वाले हैं मनी सेंट्रल में। तो सबसे पहले गूगल को लेकर अमेरिका में आए उस प्रस्ताव पर हम बात करने वाले हैं, जिसमें गूगल से क्रोम को बेचने के लिए कहा गया है। साथ ही में अमेरिकी डॉलर में आई है जबरदस्त तेजी। इस तेजी के पीछे क्या वजह है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स 2 साल के ऊंचाई पर पहुंच चुका है। अगली खबर अदानी ग्रुप से जुड़ी हुई। अब सेबी भी जांच कर रहा है अदानी ग्रुप की, और अदानी ग्रुप ने डिस्क्लोजर नियमों का पालन किया या नहीं, ये जानना चाहती है सेबी। महंगाई पर आए रिजर्व बैंक गवर्नर के बयान पर बात होने वाली है, और पवन जी से हम जानेंगे कि उस बयान के क्या है मायने। अगली खबर एविएशन सेक्टर से, जो बताती है कि अगले 5 साल में एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदलने वाली है। तो क्या कुछ बदलेगा, आपके लिए समझने वाले हैं। और अंत में महंगाई मापने के लिए आ रहे नए फॉर्मूले पर होगी बात। लेकिन शुरुआत करते हैं सबसे पहले उस खबर से जो सीधे जुड़ी हुई है आपके पेंशन के लिए आप जो पैसा इकट्ठा करते हैं उससे, यानी ईपीएफओ से। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि वो कंपनियों के साथ मिलकर ये सुनिश्चित करे कि कर्मचारियों के यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी यूएएन एक्टिव रहें, ताकि कर्मचारी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का लाभ आसानी से उठा सकें। सरकार ने बजट में एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाने को लेकर घोषणा भी की थी, और इस घोषणा के तहत ईपीएफओ को ये निर्देश दिया गया है। तो ईपीएफओ में हो रहे इस बदलाव को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं, क्योंकि पवन सर ने बहुत क्लोजली ईपीएफओ को कवर किया है और इसके नियमों के बारे में जानते हैं। पवन सर, ये ईपीएफओ में ये बदलाव आप इसे कैसे देखते हैं? इसके बारे में हमें आप क्या जानकारी दे सकते हैं? देखिए, जो ये खासकर ये उसके लिए किया जा रहा है जो प्राइम मिनिस्टर से जो एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव है उसके लिए, जो प्राइम मिनिस्टर स्कीम के तहत जो उसके अंदर प्रोग्राम है उसके लिए ये ज्यादा जरूरी होगा। जो ये इसको 30 नवंबर तक सबको एक्टिवेट करने के लिए कहा गया। देखिए, होता क्या है कि जनरली आधार नंबर से जोड़ना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि जो यूएन के जरिए रजिस्टर होना चाहते हैं उसमें कई तरह के कागजात की जरूरत पड़ती थी, और फिर उसके बाद उसमें बड़ा हैसल होता था, फिर उसमें बहुत मगजमारी होती थी। तो उसके लिए कहा गया है, क्योंकि जिनके आधार से लिंक करने का इसका अर्थ ये होगा कि बाकी जो कागजात की जरूरत है किसी भी व्यक्ति को जो इससे प्राइम मिनिस्टर के इस स्कीम का लाभ उठाना चाहता है, जो बजट में अनाउंस किया गया था, तो उसके लिए केवल आप एक आधार से यूएएन को जब जोड़ देंगे तो वो सारा वो पैसा जो है फिर उसके बाद वो ईपीएफओ में चला जाएगा। तो इसको आप समझिए कि ये सिंगल विंडो एक्टिवेशन होगा, बजाय इसके कि आप यूएएन के लिए अलग अलग तरह के कागजात जमा कराते थे। बेसिकली ये हैसल फ्री होगा। खासकर ये उनके लिए और ज्यादा जोरों से एम्प्लॉयर को कहा गया है कि जो फर्स्ट टाइम रजिस्टर हुए हैं, होना चाहते हैं और हो रहे हैं ईपीएफओ में, उनके लिए ये उन पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए है जो यूएन के जरिए जो जिनका पेंशन यूएन के जरिए ईपीएफओ में जाएगा, और जिसके लिए किसी और कागजात की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आधार कार्ड से उसको कनेक्ट कर देंगे, फिर आपका सारा ब्यौरा उसके पास होगा। और कल को अगर कोई क्वेरीज भी होगी तो केवल आपका आधार नंबर आप बताएंगे, उससे सारा समस्या का निदान हो जाएगा। आप जानते हैं कि यूएन के बावजूद जिसके दुनिया भर लोगों के पैसे ईपीएफओ में फंसे हैं, उसका कोई हिसाब नहीं मिलता, उसका कोई आप ट्रैक करना चाहेंगे उसमें दिक्कत होती है, आपको मल्टीपल डॉक्यूमेंट जमा कराने पड़ते हैं। तो बेसिकली ये उन सब हैसल से बचने की पूरी प्रक्रिया है, और सरकार ने सारे डिपार्टमेंट को, सारे मिनिस्ट्रीज को ये आगाह कर दिया है कि जो आगे पेमेंट होगा उसमें यूएन के एक्टिवेशन के साथ आधार
जोड़ना जरूरी होगा। तो ये बेसिकली एक हैसल फ्री लाइफ सबके लिए होगा जो लोग इंसेंटिव का लाभ उठाना चाहते हैं। ओके, सो सीमलेस बनाने की कोशिश है, उसी तरफ ये कदम उठाया जा रहा है। अगली खबर अमेरिका से है और अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने ये प्रपोजल दिया है कि दिग्गज टेक कंपनी गूगल को अपने इंटरनेट ब्राउजर क्रोम को बेच देना चाहिए। अगस्त के दौरान अमेरिका के एक फेडरल जज ने कहा था कि गूगल ने सर्च इंजन में गैर कानूनी मोनोपोली बना ली है। फेडरल जज के इस बयान के बाद गुरुवार को डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने क्रोम को बेचने का प्रस्ताव दिया है। जस्टिस डिपार्टमेंट ने एंड्रॉयड के ऑपरेटिंग सिस्टम पर गूगल को तरजीह दिए जाने पर रोक की बात भी कही है। तो इस कदम से आपको क्या लगता है पवन जी, गूगल की मोनोपोली टूट पाएगी? प्रियंका, ये दरअसल ये मामला अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग अदालतों में गूगल के खिलाफ एक तरह से कहें तो केस बनाया गया है। शिकायत, एक तरह से शिकायतें हैं, उसको रजिस्टर किया गया है। कहा यह जा रहा है कि गूगल अपने क्रोम के माध्यम से वो जो ब्राउजर है वो उसकी पूरी दुनिया में वो उसका डोमिनेंस है। तो उसको और जो बाकी जो दूसरे ब्राउजर हैं उसको तरजीह कम मिलती है, उसको कैनवस कम मिलता है, उसको प्लेटफॉर्म कम मिलता है। तो लिहाजा ये जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है, और इसको खासकर जो एंड्रॉयड पे जो गूगल के बाकी जो पीयर ग्रुप के ब्राउजर हैं उसको तरजीह नहीं मिलती है। तो आप एक तरह से आप इस तरह की मोनोपोली नहीं कायम कर सकते। लिहाजा गूगल को इसका निदान गूगल को निकालना चाहिए, और सबसे अच्छा निदान है कि आप उसको बेच दीजिए। ओके, चलिए अगली खबर पर हम बढ़ते हैं। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बेहतरी को लेकर आ रहे लगातार आंकड़ों की वजह से अमेरिकी करेंसी डॉलर में लगातार मजबूती बनी हुई है। डॉलर इंडेक्स 107 के भी पार पहुंच गया है और डॉलर में तेजी की वजह से भारतीय करेंसी रुपए पर दबाव बढ़ा है। रुपए में डॉलर का भाव नई रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था में बेहतरी के संकेत के अलावा अमेरिका में आगे चलकर ब्याज दर कटौती की रफ्तार भी सुस्त पड़ सकती है, और ये भी एक संभावना जताई जा रही है जो कि डॉलर में तेजी की वजह बन रही है। आपको क्या लग रहा है? अभी तो ट्रम्प साहब ने ओथ भी नहीं लिया है, तब भी हम जिस तरह के इंडिकेशंस देख रहे हैं इंटरेस्ट रेट को लेकर के, वहां पर एक कॉशियस स्टैंड नजर आ रहा है। डॉलर लगातार मजबूत बने हुए है, अभी भी ये तेजी और बढ़ेगी क्या पवन सर डॉलर की? देखिए, डॉलर में अभी तेजी है, खासकर जब ट्रम्प के जीतने के बाद। प्रियंका, आपने देखा इसके पहले भी, लेकिन आप देखिएगा उसके 2-3 हफ्ते पहले से जो स्विस फ्रैंक या जापान, जो बाकी 4 मुद्राओं के मुकाबले जो डॉलर इंडेक्स है उसमें पहले से तेजी थी। ऐसा नहीं कि ट्रम्प जीत गया उस समय तेजी आई, उसके पहले से भी डॉलर में तेजी थी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये कई चीजों के परिणाम है। थोड़ी रिकवरी दर्शाता है, और ये अभी एक तरह से कहें हमारे जो रूपी पे दबाव है वो डॉलर इंडेक्स के बढ़ने की वजह से, बाकी और रीजंस भी होंगे जिसमें आप मान लीजिए एक FII यहाँ से छोड़ के गए, उन सब को अभी आप फैक्टर इन कर सकते हैं। लेकिन डॉलर में इंडेक्स में तेजी जो है उसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। हमारा मतलब ये हुआ कि रूपी को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, आप डॉलर को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो जब तक डॉलर इंडेक्स में तेजी रहेगी, रूपी पे दबाव बना रहेगा। अब आगे क्या होगा ये आप समझिए। आगे अभी डॉलर इंडेक्स में कोई नीचे की तरफ का रुझान अगर नजदीक भविष्य में होगा, ऐसी कोई संभावना दिख नहीं रही है, क्योंकि बाकी जो फंडामेंटल्स हैं वो आगे आके देखिएगा। जैसे जैसे समय आता जाएगा कि ट्रम्प के टेक ओवर करने के डेट नजदीक आएंगे, वैसे वैसे डॉलर इंडेक्स लगभग इसी लेवल पे रहेगा, या डॉलर इंडेक्स यहाँ से थोड़ा और मजबूत होगा। तो उस सूरत में आप देखिएगा तो रूपी पे दबाव आगे आने वाले टाइम में भी बना रहेगा, और अब बाजार की अन्य परिस्थितियां भी ऐसी हैं जिसमें से कि रूपी पे दबाव भी रहेगा। तो रुपया में तो जो दबाव है वो आप कह रहे हैं जारी रहेगा, लेकिन शुक्रवार को यानी आज के दिन भारतीय शेयर बाजार में दबाव कम हुआ और जोरदार रिकवरी देखने को मिली है। अदानी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में रिकवरी आई, लेकिन कुछ में नहीं भी आई, यानी एक सिलेक्टेड टाइप की रिकवरी अदानी ग्रुप के शेयरों में नजर आई है। और खबर ये आ रही है कि कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी अदानी ग्रुप को लेकर ये जांच कर रहा है कि उसकी तरफ से जरूरी डिस्क्लोजर नियमों का उल्लंघन तो नहीं हुआ
हुआ है? सेबी ये जांच रहा है कि अदानी ग्रुप ने डिस्क्लोजर में अमेरिकी जस्टिस डिपार्टमेंट की जांच को लेकर जानकारी दी है या नहीं। रिपोर्ट के मुताबिक अदानी ग्रुप को लेकर ये जांच 2 हफ्ते तक जारी रहेगी और जांच की रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि इस मामले में आगे तह तक जांच होनी चाहिए या नहीं। तो बाजार में रिकवरी, अदानी ग्रुप के कुछ शेयरों में रिकवरी, कुछ में दबाव, दिक्कतें अभी आपको क्या लग रही हैं? कल आप और मैं जब बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि अब जो ये परेशानी जो आई है, अमेरिका से जो आफत आई है, वो ज्यादा जो है वो डैमेजिंग हो सकती है। लेकिन अब भारतीय रेगुलेटर की ये जांच की खबर, दिक्कतें बढ़ रही हैं अदानी ग्रुप के लिए, फिर से घिर रहे हैं। प्रियंका, कल जब हम लोग ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे थे उसके बाद बहुत पानी गंगा में बह गया। जब हम लोग प्रोग्राम किया उसके बाद आपने देखा कि कीनिया की सरकार ने इनका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल किया। अडानी के पास वहाँ पे पावर ट्रांसमिशन का कॉन्ट्रैक्ट था, अडानी के पास वहाँ पे एयरपोर्ट के लिए कुछ हो गया था और बाकी कुछ निगोशिएशन चल रहे थे। ये वहाँ के विलियम रूतो, वहाँ के राष्ट्रपति ने कल अनाउंस किया कि ये दोनों ठेके जो अडानी को दिए गए वो कैंसिल किए जाते हैं। वहां से दबाव अब जो ओवरसीज में जहां पे ऑपरेशंस अडानी के, उसमें से मैं वहां से अब आता हूं आपके पास, श्रीलंका की चर्चा करता हूं। श्रीलंका के सरकार के हवाले से कहा गया है कि जो इनके पास अभी श्रीलंका में जो इनके पास अभी कॉन्ट्रैक्ट है, वो कॉन्ट्रैक्ट पे उसको फिर से रिव्यू करने की कोशिश की जा रही है। तो देखिए, सवाल ये उठता है कि जब एक ग्रुप अलग अलग तरह से अलग अलग देशों में बिछा हुआ है, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस में है, ये इंडोनेशिया में है, ये थाईलैंड में है, ये वियतनाम में है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, और कीनिया का तो हाल आपने देखा, और श्रीलंका में। तो जब वहां पे प्रॉब्लम रहेगी तो यहाँ पे ग्रुप के ऊपर, ग्रुप की जो सब्सिडियरीज हैं, ग्रुप की जो बाकी कंपनियां, उस पर दबाव बना रहेगा। अब आपने चर्चा की कि हिंदुस्तान में रेगुलेटर जांच कर रहा है। देखिए, हिंदुस्तान में अगर रेगुलेटर इतना सीरियसली अगर जांच कर रहा होता तो शायद कई मामलों में आगे जांच करने की नौबत ही नहीं आती। पर अगर वो अभी जांच कर रहे हैं, देखिए आज शेयर बाजार की आपने चर्चा की, शेयर बाजार में बाकी शेयर उठे, अडानी के शेयर में फिर भी आपने देखा कि उस तरह का अपसाइड नहीं देखा गया। ये अभी जो कल जो हालात हुए हैं वो अभी थोड़ा और परकोलेट करेगा अगले आने वाले टाइम में, और कुछ ऐसे भी हालात आगे चल के पैदा हो सकते हैं जिसमें लगेगा कि अडानी वाकई संकट में है। एक देखिए, ये ऐसा है कि अमेरिका की एक डिस्ट्रिक्ट अदालत से कोई अगर वारंट जारी हुआ है तो अदालत छोटी बड़ी हो सकती हैं, लेकिन वारंट बहुत सीरियस है। वारंट बहुत सीरियस है। आप इस देश में जो अमेरिकी इन्वेस्टर्स हैं उसका पैसा लगा हुआ है, अपने बॉन्ड में अमेरिकी इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा हुआ है, बाकी कंपनियों के जरिए से पैसा लगा हुआ है। तो जब वहां की सरकार, वहां की अदालत ने जब इन पे अभियोग लगाया है, तो ये सीरियसली इनके बाकी जो कंपनीज हैं उस पे उसका असर दिखेगा और आने वाले टाइम में उसका असर दिखेगा। ओके, सो दिक्कतें अभी बाकी हैं, संकट जो है वो गहरा भी सकता है, क्योंकि अब भारतीय रेगुलेटर भी कह रहे हैं कि वो भी जांच करेगा। इससे भी यूएस रेगुलेटर का भी सख्त रुख हम देख चुके हैं। अब आते हैं रिजर्व बैंक से जुड़ी खबर पर। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए महंगाई का स्थिर रहना बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि महंगाई को काबू करने को लेकर रिजर्व बैंक का काम तब तक पूरा नहीं होगा जब तक महंगाई दर 4% के लक्ष्य तक पक्के तौर पर नहीं पहुंचेगी। रिजर्व बैंक के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि लंबे समय तक आरबीआई की तरफ से रेपो रेट में कटौती की उम्मीद नहीं है। उनका ये बयान ऐसे समय पर आया है जब वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री की तरफ से सस्ते कर्ज की जरूरत को लेकर बयान दिए गए हैं। इस बीच रेटिंग और रिसर्च एजेंसी गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट कटौती की संभावना अगले साल ही है। गोल्डमैन सैक्स ने कहा है कि इस साल सितंबर तिमाही के दौरान जीडीपी ग्रोथ घटकर 6.3% पर आ सकती है। इस बयान से साफ तौर पर आरबीआई गवर्नर ने एक बार फिर से रेट्रेट कर दिया कि भाई जब तक महंगाई घटेगी नहीं तब तक ब्याज के घटने की उम्मीद छोड़ दीजिए। आपको क्या लग रहा है, गोल्डमैन सैक्स ने भी जिस तरह से जो संकेत दिए हैं इसे आप कैसे रीड कर रहे हैं? और एक तरह से सरकार को जवाब दे ही दिया है कि ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं होने वाली है। देखिए प्रियंका, अभी ये तीसरा संकेत है आरबीआई की तरफ से। पहले आरबीआई की रिपोर्ट में जो कहा गया उसको आप आधार मानिए, उसके बाद
शक्तिकांत दास का एक और बयान आया आरबीआई गवर्नर का, उसको आप उसको ध्यान में रखिए। फिर उसके बाद आज जो कहा है उसको ध्यान में रखिए। अब जब तक फूड इन्फ्लेशन इस देश में बना हुआ है, जब तक फ्यूल इन्फ्लेशन इस देश में बना हुआ है, अभी जिस ऊंचाई पे है उसमें रेट कट की संभावना अब कम दिखाई दे रही, क्योंकि आरबीआई जिस तरह से मुखर हुआ है, खासकर इस देश में दो बड़े मंत्रियों ने आरबीआई के खिलाफ तो बयान नहीं दिए, पर यह जरूर कहा कि आरबीआई को बाकी जो दूसरे जो फैक्टर हैं इकोनॉमी में उसको कंसीडर करना चाहिए। केवल फूड को आधार बना के आप ज्यादा दिन तक रेट को होल्ड नहीं कर सकते। देखिए, जनरली ये माना जाता है कि जब फूड में इन्फ्लेशन रहेगा तो बाकी वो स्प्रेड होके दूसरे और आइटम्स में भी जा सकता है, और फाइनली जो है वो जो जो हेडलाइन इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है वो कोर इन्फ्लेशन में भी आगे चल के दिखाई देगा। अब जो मीटिंग होनी है वो 4 से 6 दिसंबर को मीटिंग होनी है एमपीसी की, आपको पता है, और जिसमें डिसाइड होना है कि रेट कट किया जाए कि नहीं किया जाए। हम लोग इस पे मेरे ख्याल से इस हफ्ते में ये तीसरी दफा डिस्कस कर रहे हैं। कई बातें रिपीटेटिव हो सकती हैं, पर जरूरी इस बात को समझना है कि क्या आरबीआई के जो 3 स्टेटमेंट आए हैं इसी हफ्ते में एक के बाद एक, वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कोई ऐसा संकेत अभी हमें जब मिलेगा कि अगर प्राइस अगर कूल डाउन हुआ है तभी रेट कट की कोई संभावना बन सकती है, मैं मतलब निकाल सकता हूं। ऐसे में ये कह सकते हैं कि अभी देखिए अब तो कोई ज्यादा फर्क नहीं है, मतलब आप आज हम लोग 22 नवंबर पे बैठे हैं और अभी से लेके 15 दिन का मामला है जब एमपीसी में रेट डिसाइड होना है। तो 15 दिन में ऐसा कोई आमूलचूल परिवर्तन ऐसे इन्फ्लेशन में नहीं होने जा रहा है जिससे आरबीआई को कोई एल्बो रूम मिले रेट कट कम करने का। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जो इस एमपीसी में अगर जो फैसला नहीं होगा तो अगले फिर 2 महीने तक इंतजार करना पड़ेगा, यानी फरवरी के पहले हफ्ते तक। कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं, कोई इंडिकेटर्स ऐसा नहीं है कहीं से जिसमें ये लगे कि फिलहाल आरबीआई कोई मुरब्बत कर सकती है जहां तक रेट कट का सवाल है। और फरवरी पहुंचते पहुंचते जैसा कि हम सब समझ रहे हैं बजट का वक्त आ चुका होगा, 1 फरवरी को बजट पेश हो रहा होगा, तो अब हमें जो है हमें तब तक इंतज़ार करना होगा। लेकिन साफ तौर पर जैसा कि पवन सर ने कहा, हम 3 बार इस खबर को डिस्कस कर चुके हैं मनी सेंट्रल में इस हफ्ते, और तीनों बार जो इसका निचोड़ निकल रहा है वो ये कि शक्तिकांत दास ब्याज दर को इस बार की मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक में कम नहीं करने वाले हैं, क्योंकि सिचुएशन ऐसी बनी हुई है। इन्फ्लेशन उनको जो एक कंफर्टेबल स्तर है आरबीआई का वहां से काफी ऊपर है। आगे बढ़ते हैं और इसमें एक और जो मतलब है प्रियंका, इसमें थोड़ा सा मतलब आरबीआई की बात है तो मैं पॉलिटिक्स में बात नहीं करूंगा, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि रिजर्व बैंक उसका एक सैक्रोसैंक्ट है जो जिसमें पॉलिटिक्स किसी भी कीमत पर नहीं घुसनी चाहिए। मतलब कोई और नहीं माने, पर मैं पर्सनली इस बात का हिमायती हूं कि उसके आरबीआई की बात में किसी पॉलिटिक्स को नहीं घुसाया जाना चाहिए। आपने देखा कि जिस तरह से 3 अलग अलग दिशाओं से बयान आए, जिसमें चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने बयान दिए, वो भी इस पे था कि रेट कट को होल्ड करने से अब होल्ड करने का कोई मतलब उसका ये था कि रेट कट को होल्ड करना कोई मतलब इसका कोई अर्थ नहीं है फिलहाल। जो उसके बाद पीयूष गोयल ने उसके पहले कहा, उसके बाद निर्मला सीतारमण ने कहा, तो 3 अलग अलग बयान आए और मैं उसको एक जवाब के तौर पर नहीं देख रहा हूं, लेकिन उसके 3 बार जब सवाल किए गए तो उसके 3 जवाब आरबीआई की तरफ से आए। इसमें कोई पॉलिटिक्स घुसाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आरबीआई को लग रहा था कि इसमें सफाई बहुत जरूरी है। कम से कम एक तरह से कहें तो मतलब कोहरा हटाने की जरूरत है। सच्चाई क्या है ये कम से कम आरबीआई की तरफ से भी ये बात कन्वे होनी चाहिए, और ये इस हफ्ते में कम से कम 3 बार किया गया है। बिल्कुल। चलिए अब आज पवन सर, आपके फेवरेट स्पेस से जुड़ी हुई खबर है, एविएशन कंपनियों से जुड़ी हुई। एविएशन कंपनियां जो हैं वो जहाज़ों की संख्या में अगले 5 साल के दौरान जोरदार बढ़ोतरी की प्लानिंग में है। सिविल एविएशन सेक्रेटरी के मुताबिक अगले 5 साल के दौरान भारत की एयरलाइंस के पास कुल जहाज़ों की संख्या बढ़कर 1400 तक पहुंच जाएगी। मौजूदा स्तर में यह आंकड़ा 800 है। देश की दिग्गज एयरलाइन कंपनियां यानी इंडिगो और एयर इंडिया ने विमान खरीद के लिए बड़े ऑर्डर्स दिए हैं। साथ में कुछ और कंपनियों की तरफ से भी सेवा शुरू होने की संभावना है, और इस वजह से एयरलाइन कंपनियों के पास जहाज़ों की संख्या बढ़ सकती है। एविएशन सेक्टर की तस्वीर बदल रही है, यानी हम देखेंगे कि हमारे जो स्काईज हैं वो और बिजी होने वाले हैं।
प्रियंका, अभी से 10 साल पहले हम लोग पूरी दुनिया के 5वें सबसे बड़े एविएशन मार्केट थे। अब दो को पीछे धकेल के, ब्राजील और इंडोनेशिया के पीछे धकेल के हम अब तीसरे नंबर पे पहुंचे हैं। कुछ आंकड़े आपको अच्छे लगेंगे, उसके बिना बात बनेगी नहीं। आप जब 11 करोड़ लोग इस देश में सफर करते थे 2014 में, 2013-14 में, और अभी उसकी तादाद है 22 करोड़, तो लगभग पैसेंजर डबल हो गए हैं। उसी तरह से आप देखिएगा तो इस देश में एयरपोर्ट की तादाद थी, उसमें ये मैं सारे ऑपरेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूं, जो अब 12-13 के आसपास देखिएगा तो करीब 70-72 एयरपोर्ट्स थे, जिसकी जो 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 डबल हो गए हैं। ठीक उसी प्रकार से आप देखिएगा तो एयरक्राफ्ट के जो नंबर हैं वो ज्यादा बढ़ गए हैं। फिलहाल अभी हिंदुस्तान में इंडिगो, एयर इंडिया, आकाशा, सबको मिला दीजिएगा तो करीब 800 एयरक्राफ्ट हैं। और उसको जो कल सिविल एविएशन सेक्रेटरी ने बयान दिया है उसके हिसाब से ये नंबर 2030 तक ये 1400 हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इस देश में पैसेंजर के नंबर बढ़ रहे हैं, वो इसलिए हो सकता है। इस देश में लोग ट्रेवल करने वाले लोग बढ़ रहे हैं, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि इस देश में एक कैनवस बढ़ा है जहां पे नंबर ऑफ पैसेंजर्स बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। और उसमें ग्रोथ अब जब आप देखिएगा तो दुनिया के 5 बड़े एविएशन मार्केट में सबसे ज्यादा ग्रोथ हमारा है, करीब 7% के आसपास हमारा ग्रोथ है, जो कि बाकी किसी भी इकोनॉमी में आपको एयरलाइंस में इतना ग्रोथ नहीं मिलेगा। सिविल एविएशन सेक्रेटरी ने कल ये बात इसलिए कही क्योंकि वो एक फंक्शन में गए थे जिसमें वो एविएशन से रिलेटेड फंक्शन थे, और वो बेसिकली एक ओवरव्यू देना चाहते थे कि अभी फिलहाल हम कहाँ हैं और अगले 5 साल में हम कहाँ होने वाले हैं। आप जिस तरह से देखिएगा, इंडिगो के पास एयरक्राफ्ट अभी आने हैं, ऑर्डर लगातार आ रहे हैं, उसको फुलफिल किया जा रहा है। एयरक्राफ्ट जो एयर इंडिया के ऑर्डर दिए गए हैं उसको अभी आने हैं। तो सबको अगर देखिएगा तो कुल मिला के 2030 तक जो उन्होंने 1400 के आसपास एयरक्राफ्ट आने की बात कही, उसमें कोई मुझे बहुत अतिशयोक्ति नहीं लग रही है। आप आने वाले टाइम में और देखिएगा कि पैसेंजर पे, जैसे एक मोटा मोटा अंदाजा मैं आपको बता रहा हूँ, 500 मिलियन पैसेंजर अभी ट्रेवल करेंगे 2030 तक, जिसकी तादाद अभी करीब 155 मिलियन है। तो जो लगातार आप देख रहे हैं पैसेंजर ग्रोथ इस देश में हो रहा है, देखिए क्या हो रहा है, पैसेंजर ग्रोथ हो रहा है। पैसेंजर ग्रोथ हो रहा है तो लोग जो ऑपरेटर्स हैं यहाँ के वो कैपेसिटी एडिशन कर रहे हैं। तो जो कैपेसिटी एडिशन करेंगे, लगातार एयरक्राफ्ट आ रहे हैं, तो 800 से अगर एयरक्राफ्ट की तादाद 1400 बढ़ के हो जाएगी तो इसमें मुझे कोई बहुत सरप्राइज नहीं होगा। सो पैसेंजर्स बढ़ रहे हैं, और कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश हो रही है, फिर भी एयरलाइन कंपनियां घाटे में क्यों रह जाती हैं? वो एक अलग विषय है। आप देखिएगा कि देखिए यहाँ मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई है, हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एयरलाइंस कंपनीज आप देखेंगे तो पूरी दुनिया में, देखिए एयरलाइंस कंपनीज ना जनरली आप यूं समझिए कि बहुत वेफर थिन मार्जिन पर काम करती हैं पूरी दुनिया में। कोई नई बात नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द एयरलाइंस आपको लगेगा कि उसमें से काफी तो नुकसान में होंगे और काफी जो है वेफर थिन मार्जिन पर काम कर रहे हैं। मतलब एयरलाइंस में आपको ऐसे ऑपरेटर्स ढूंढने से मिलेंगे जो दुनिया भर का पैसा बना रहे हैं, हजारों करोड़ रुपए बना रहे हैं, ऐसा कोई नहीं मिलेगा आपको। लेकिन एयरलाइंस में हिंदुस्तान में समझने के लिए आपको ही समझना पड़ेगा कि हमारे यहाँ एयरलाइंस का कॉस्ट बहुत, ऑपरेशन कॉस्ट बहुत ज्यादा है। एलसीसी के आने के बाद, हालांकि एलसीसी के खर्चे यहाँ फिर भी कम नहीं है, पर फिर भी प्राइस थोड़ा सा जो एक कहें उसमें प्राइस करेक्शन आया। लेकिन जो लॉसेज की जब आप बात करते हैं तो आप इंडिगो का एग्जांपल ले लीजिए। इंडिगो तो लॉस में नहीं है ना। इंडिगो लॉस में नहीं है। बाकी जो एयरलाइंस हैं जिसमें अभी छोटे छोटे ऑपरेटर हैं, जैसे अभी आकाशा है, स्पाइस जेट है, ये सब छोटे ऑपरेटर हैं इंडिगो के मुकाबले। तो हमें ये लगता है कि आने वाले टाइम में जब ये ग्रोथ बना रहेगा, जिस हिसाब से पैसेंजर ग्रोथ हो रहा है, तो एक बात तो तय है कि जो एयरलाइंस का नुकसान है शायद उसको मिनिमाइज किया जा सकेगा। ओके, चलिए अगली खबर लेकर आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देश में महंगाई को मापने के लिए जल्द ही एक नई व्यवस्था तैयार हो रही है, और नई व्यवस्था में रिटेल महंगाई को मापने के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर बिकने वाले सामान की कीमतों को भी शामिल किया जा सकता है। इस नई सिस्टम का मकसद ये है कि कंज्यूमर स्पेंडिंग और महंगाई की ज़्यादा बेहतर और सटीक तस्वीर मिल सके। नए सिस्टम में आंकड़े इकट्ठा करने के लिए कागज आधारित सर्वे के मुकाबले डिजिटल माध्यम के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाने की कोशिश होगी।
तो महंगाई मापने के इस नए फॉर्मूले पर आप कैसे रिएक्ट करना चाहेंगे? मुझे लगता है सही है, इसकी जरूरत है। ये प्रियंका, पहले हम लोग अभी तक जिस पैरामीटर पे काम करते हैं, ये सीपीआई का जो सीरीज है ये 2011 का सीरीज है। अभी जैसे इसमें कुछ ऐसे आइटम्स आपको मिलेंगे जो आज की तारीख में उसको इंडिकेटर आप मानेंगे तो शायद आपको सही आइडिया ही नहीं मिलेगा इन्फ्लेशन का। तो जैसे मान लीजिए वीसीआर है। वीसीआर उसका वीसीआर एक आइटम है जिसके आधार पे आप सीपीआई तय करते हैं। वीसीआर इस देश में अब कौन रखता है भगवान ही जानता होगा। मैं तो, मेरे आसपास कोई लोग नहीं है ऐसा जो वीसीआर का इस्तेमाल करते होंगे। ये कहा गया है कि क्योंकि बहुत ज्यादा प्रचार प्रसार हो गया है ई कॉमर्स के जरिए, ई कॉमर्स पे दुनिया भर के ऐसे आइटम्स हैं जिसको जिस जो जो फिगर नहीं करते अभी सीपीआई का जो सीरीज है, सीपीआई के जो इंडिकेटर्स है उसमें वो फिगर नहीं करता। अभी कुल मिला के 299 आइटम है जिसके आधार पर सीपीआई तय होता है। उसको बढ़ा के, क्योंकि कंज्यूमर बिहेवियर बदल गया है। अब जैसे प्ले स्टेशन है, उसकी कोई जगह नहीं है, और तो अब प्ले स्टेशन जो बिक रहे हैं उसको कंसीडर करना जरूरी होगा। मोबाइल फोन जो ई कॉमर्स के जरिए बेचे जा रहे हैं उसकी कोई जगह नहीं थी, उसको कंसीडर किया जाएगा। ईयरफोन जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, घड़ी घड़ी लोग ईयरफोन लगाए घूमते हैं, और कितना विजिबल और कितना पॉपुलर आइटम है वो कहीं फिगर नहीं करता। तो ये सब वो आइटम्स हैं जो ई कॉमर्स के जरिए बेचे जा रहे हैं, और ई कॉमर्स पर निगाह रखना सीपीआई के लिए बहुत जरूरी है। तो इसीलिए सीपीआई के जो नए सीरीज जिसको सरकार कंसीडर करने जा रही है वो ये है कि कुछ ऐसे आइटम्स हैं जिसको जो पहले से रजिस्टर नहीं होते थे, जो अब उसमें उसका जोड़ना और उसका एडिशन करना बहुत जरूरी है, ताकि महंगाई का सही सही आंकड़ा और एग्जैक्ट जो नंबर है उसको पकड़ा जा सके। तो लोगों की एक्चुअल स्पेंडिंग कहाँ स्पेंड कर रहे हैं उससे डिसाइड करने के लिए ये कोशिश की जाएगी। बैंकों के एमएसएमई पोर्टफोलियो में बढ़ते एनपीए को देखते हुए कई निजी बैंक चाहते हैं कि सरकार मुद्रा लोन बांटने को लेकर जो लक्ष्य निर्धारित किया है उसमें कटौती कर दे। रिपोर्ट्स के मुताबिक निजी बैंक फिलहाल सरकार की तरफ से दिए लक्ष्य का आकलन कर रहे हैं और लक्ष्य घटाने को लेकर जल्द सरकार के सामने मांग भी रख सकते हैं। सरकार ने हाल ही में मुद्रा लोन में तरुण प्लस नाम से एक नई कैटेगरी जोड़ी है, जिस वजह से मुद्रा लोन के तहत अधिकतम लोन का दायरा बढ़कर 20 लाख हो गया है। इस वजह से बैंकों के लिए लक्ष्य बढ़ गए हैं। हालांकि पिछले वर्षों तक सरकार ने बैंकों को जितने कर्ज बांटने का लक्ष्य दिया था, बैंकों ने उससे ज्यादा कर्ज बांटे हैं। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 4.40 लाख करोड़ कर्ज बांटने का लक्ष्य था और 4.50 लाख करोड़ रुपए का कर्ज बांटा गया था। क्या मुद्रा लोन में आपको लगता है कमी आएगी? अभी प्रियंका, अभी कुछ नहीं होगा इसमें। मैं आपको जो बात बताना चाह रहा हूँ वो कि देखिए, बैंक चाहे जो भी चाहते हों या इनके जो भी डिमांड है, फिलहाल ये फाइनेंशियल ईयर मतलब वहां पहुंच रहा है जहां पे अब से ठीक 2 महीने बाद बजट आना है। तो इनके कहने से सरकार उसको रिवाइज करेगी, इस बात के कम चांसेस हैं। हाँ, इतना जरूर हो सकता है कि अभी जो प्री बजट मीटिंग्स हो रही हैं उसमें अगर ये कहेंगे कि साहब इसको रिवाइज किया जाएगा अगले साल, इसको अगले साल के बजट में ध्यान रखिए, कहीं मतलब ओवरशूट न करे, ऐसा लक्ष्य न हासिल किया जाए जो जिससे बैंकों को आगे मुश्किल है। देखिए, हो क्या रहा है कि जो मुद्रा के तहत जो एनपीए हैं बैंकों को, उनकी चिंता है, खासकर प्राइवेट बैंक्स को। तो ये उनको लग रहा है कहीं ऐसा ना हो कि कल को लोन बांट अंधाधुंध। देखिए, सरकार दबाव नहीं डालती किसी के ऊपर, लेकिन सरकार का एक ऑरा है, सरकार का एक लिहाज है, सरकार का एक रिस्पेक्ट है। तो जब सरकार कोई लक्ष्य निर्धारित करती है तो वो प्राइवेट बैंक के लिए भी उतना ही जरूरी होता है जितना पब्लिक बैंक के लिए। तो इनकी चिंता इस बात की है कि कहीं कल को ऐसा नहीं हो जाए कि जो एनपीए है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। बाकी और जो सेगमेंट्स हैं वहां पे एनपीए को लेकर बैंक पहले से चिंतित हैं। कहीं बढ़ा है, कहीं घटा है, ये अलग बात है। लेकिन मुद्रा लोन में जो एनपीए है, तो असली चिंता बैंक्स की है कि कहीं ऐसा ना हो कि कल को एनपीए शूट करे और जिसको बाद में कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाए। तो जो इनकी चिंता है कि ये जो टारगेट दिया गया उसको रिवाइज किया जाए, क्यों किया जाए, उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है।
ऑलराइट, चलिए पवन जी, थैंक यू सो मच। वक्त हो गया रैप अप करने का। शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। फिर मुलाकात होती है अगले हफ्ते, आपसे हम फिर जुड़े रहेंगे इसी तरह मनी सेंट्रल में। आज के शो को यहीं ख़त्म करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। हमारे खबरों का विश्लेषण आपको कैसा लग रहा है, अपनी प्रतिक्रिया राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और मनी 9 के साथ जुड़े रहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।